नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और फाइनल प्राइम टाइम में आज आपको बताएंगे कि आखिर देश दुनिया में क्या हो रहा है। साथ ही बताएंगे मकर संक्रांति पर हैदराबाद में क्यों पतंगबाजी को बैन किया गया। इसके अलावा बात होगी कंजावला केस की, जिसमें गृह मंत्रालय के एक बड़े आदेश जारी किया। साथ ही दिखाएंगे कैसे किसानों का गुस्सा देखकर बक्सर से केंद्रीय मंत्री को बेरंग वापस लौटना पड़ा। लेकिन सबसे पहले बात पीएम मोदी के काशी दौरे की। अगर आप काशी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऐसी खबर है जो आपके काशी प्रवास को और सुखद बना देगी। बड़ी खबर यह कि वाराणसी में पीएम मोदी कल न सिर्फ गंगा में विलास क्रूज का उद्घाटन करेंगे, बल्कि गंगा के किनारे बसाई गई टेंट सिटी का उद्घाटन करेंगे। अब आप अगर वाराणसी जा रहे हैं तो आपको बाबा विश्वनाथ का धाम और अस्सी घाट के अलावा अस्सी घाट के सामने पर्यटन के लिए रेत पर बसाई गई टेंट सिटी वाराणसी को भी अपनी तरफ खींचेगी। अस्सी घाट के सामने तंबुओं के शहर में 600 टेंट को 3 क्लस्टर में बांटा गया, जो कि करीब 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पर्यटकों को हर तरह की सुविधाएं देगा। यहां पर क्लब हाउस और इंडोर गेम के साथ बच्चों के मनोरंजन का इंतजाम किया गया। गंगा के लहरों में बसी इस टेंट नगरी में मांस मदिरा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। मेरे पीछे जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं ना, वेलकम टू टेंट सिटी वाराणसी, ये एक अद्भुत एक ऐसी नगरी है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यूं लगेगा कि आप वाकई कहाँ आ चुके हैं। आस्था और आधुनिकता दोनों का संगम काशी का ये टेंट सिटी वाकई इस लिहाज से बनाया गया है कि यहाँ पर जो भी आए वो इसकी दिव्यता में खोकर रह जाए। चलिए आज मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगी कि कैसे काशी में आने के बाद आप इस टेंट सिटी पहुंच सकते हैं और इसके अंदर क्या कुछ खास है, यहाँ से क्या तस्वीर दिखाई देती है और माँ गंगा की लहरों के साथ साथ मंदिर की जो ध्वनि है घंटी की, वो कैसे आपको उस आस्था की डुबकी में डूबने को मजबूर कर देती है। तो गंगा दर्शन विला के अंदर जब हम आते हैं ना, तो आप इस विला को देख करके वाकई कहेंगे कि ये किसी लग्जरी होटल का, रिजॉर्ट का ही हिस्सा है। ये देखिए एक ड्राइंग रूम एरिया टाइप का एक यहाँ पर लोकेट किया गया है, जहाँ पर सोफे लगाए गए हैं, जहाँ पर फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के आप चाय वाय पी सकते हैं, नाश्ते कर सकते हैं और यहाँ पर वो सब कुछ आपको इस विला के अंदर ही सर्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर और आगे बढ़ते हुए आपको मैं दिखाऊं तो देखिए एक ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पर, जहां पर तैयार हुआ जा सकता है। बहुत स्पेशियस है, बहुत ही बड़ा ये कमरा नजर आ रहा है, बहुत स्पेशियस है। इसके अलावा देखिए टीवी है, यहाँ पर एसी लगा हुआ है क्योंकि गर्मी के मौसम में बनारस में भी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। एक वार्डरोब है और जो सबसे खूबसूरत मुझे यहाँ पर लग रहा है वो लग रहा है ये बेड। ये बहुत ही एक, अगर आप कहें, ट्रेडिशनल लुक वाला बेड है। ये देखिए बहुत ही सुंदरता से इसको तैयार किया गया है। यानी ये जो पूरा का पूरा विला है वो अपने आप में बहुत ही एक कंफर्ट समेटे हुए। मतलब जब आप यहाँ पर आएंगे, इस विला में रुकेंगे, तो आप ये गंगा की लहरों के साथ साथ उस भक्ति के भाव को तो महसूस कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आधुनिकता के साथ अगर आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो ये जो टेंट सिटी है वो भी आपको प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा देखिए डाइनिंग टेबल भी यहाँ पर रखा हुआ है आपके कमरे के साथ में ही, जिसमें आप अपने रूम में ही यहाँ पर बैठ करके और यहाँ पे बैठ करके आप बाहर गंगा की लहरों को देख सकते हैं। यानी जब आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो यहाँ के साथ साथ आप गंगा दर्शन भी कर सकते हैं खाते हुए। और गंगा दर्शन करने के लिए इस कमरे से ही क्यों, क्योंकि यहाँ के बाहर जो नजारा है ना वो वाकई अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ और मुझे तो, मैं आपको सच कहूँ तो ये देख करके ऐसा लग रहा है कि वाकई मैं किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में ही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर है, एक प्राइवेट पूल है यहाँ पर, यहाँ सैक्स लगे हुए हैं कि आप वहां पर आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ सीधे सीधे आपको माँ गंगा के दर्शन भी होते हैं। बहुत ही सुंदर है। यानी जैसे आप किसी बीच वाले शहर में जाते हैं, जैसे आप गोवा में गए, मालदीव्स में गए, तो आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी जहां आप देखेंगे कि आराम से आप बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और सामने वहां पर जनरली समुद्र होते हैं, मगर यहाँ माँ गंगा का दर्शन कीजिए। यानी आस्था आधुनिकता, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर वो सब कुछ है जो आप एंजॉय भी कर सकते हैं अपने इस स्टे के दौरान। यानी यहाँ पर आप बैठे आराम से और माँ गंगा के यहाँ पर आराम से आप बैठ के दर्शन भी कर सकते हैं। जो मंदिर में आपके भजन चलते हैं वो सुन सकते हैं और यहाँ पर खड़े होकर के घंटों माँ गंगा को निहार सकते हैं। और यहाँ ये देखिए ये जो एक एरिया बना हुआ है, और क्योंकि हमारे साथ जो जीएम है जिन्होंने इस पूरे टेंट सिटी में बहुत मेहनत की है, पूरा इसे बसाया है, वरुण जी, उनसे मैं और बेहतर तरीके से समझना चाहूंगी। वरुण जी वाकई बहुत खूबसूरत है और जो बेस्ट पार्ट मुझे लग रहा है वो ये कि आपका जो ये विला है, इसमें आप यहाँ पर जब लोग रहेंगे तो वो माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं, उस भक्ति भाव को महसूस करते हैं। और सेकेंडली प्राइवेट पूल, सेक्स, इसके अलावा ये सब कुछ, ये मतलब बहुत ही अलग है दोनों चीजें। धन्यवाद श्वेता जी। जरूर यहाँ पे बैठ के आप, जैसे आपने बोला कि माँ गंगा के दर्शन करते हुए आप बनारस के एक अद्भुत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही आधुनिकता से भरा हुआ और आध्यात्मिक नगरी में हमने पूरा इसको सजोने की पूरी कोशिश की है। हम इधर घूमने के लिए ही आए हैं,
लेकिन हमने सोचा कि इधर आना पड़ेगा, 2-3 दिन तो रहेंगे। मोदी जी और योगी जी ने वाराणसी की काया पलट कर दी है। इधर जो टेंट सिटी है वो खाली घूमने का नहीं है, इधर धर्म का भी एहसास होता है। साथ में गंगा मैया के तट में हम रहेंगे, ऐसा और सब कुछ है। इधर इवेंट होने वाला है, आरती भी होने वाली है। हाँ, ये टेंट सिटी सबसे अलग है और हमको प्राउड है हमारा मोदी जी पर। हम मोदी जी के गांव के हैं, इसलिए मोदी जी के लिए बहुत प्राउड है हमारा। मोदी जी का जन्मभूमि वो है, कर्म क्षेत्र ये बन चुका है, काशी बन चुका है और अब काशी को उन्होंने एक नई पहचान दी। निश्चित तौर पे वो इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा था कि काशी में इस तरीके की चीजें बदल जाएंगी? नहीं सोचा था। वो तो 20 साल पहले आए थे काशी, पूरा गंदा था काशी। पूरा गंदा था, घाट भी गंदे थे। ये घाट का जो निर्माण किया है कोई भी नहीं करता है। और इसी बीच एक दुखद खबर सामने आई। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जाना इस तरीके से सभी को शोक संतप्त कर गया है। 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली शरद यादव ने। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे, 7 बार लोकसभा में पहुंचे और 3 अलग अलग राज्यों से सांसद भी रहे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना राजनीतिक स्थायित्व बनाया और आज शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव ने अपनी अंतिम सांस ली। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट किया कि पापा नहीं रहे और इस तरीके से शरद यादव के जाने की दुखद खबर सबके बीच आ पाई। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अपनी अंतिम सांस ली। शरद यादव की पहचान अपने दौर के बड़े उन राजनीतिक चेहरों में जिन्होंने अपने बूते न सिर्फ अपना राजनीतिक कद स्थापित किया बल्कि भारतीय राजनीति में कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जो उस मुकाम तक पहुंच पाए जहां शरद यादव अपने जीवन काल में पहुंचे। हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, बहुत दुखद खबर सामने है शरद यादव की बेटी के द्वारा जो साझा की गई कि वो अब नहीं रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जानकारी उनकी बेटी की तरफ से ही दिया गया है कि अब शरद यादव इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो बीमार भी चल रहे थे और सक्रिय राजनीति से भी वो कहीं ना कहीं अब दूर हो गए थे। पिछले दिनों ही उन्होंने आरजेडी में वापसी की थी और उसके बाद इस तरह की दुखद खबर आई है कि उनकी मौत हो गई है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो बीमार चल रहे थे। लगातार नेताओं का मिलना भी चल रहा था। पिछले दिनों ही तमाम जो बिहार के नेता हैं उनसे जाकर मुलाकात की थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव भी थे। उनके घर पे जाकर उनसे मुलाकात की थी। एक बड़े समाजवादी नेता थे और बिहार की राजनीति में उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ भी थी, क्योंकि यादव वोट बैंक जो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो आरजेडी का मूल वोट बैंक है, उस पर उनका काफी पकड़ था। और मधेपुरा जैसे लोकसभा सीट से जहां पर खुद लालू यादव चुनाव लड़ते थे, वहां से वो चुनाव लड़े और वहां से भी वो जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। तो एक बड़ी पकड़ थी उनकी यहाँ की राजनीति में और मजबूत नेता के तौर पर वो जाने जाते थे। लेकिन आज वो समाजवादी नेता का निधन हो गया है और खुद उनकी पुत्री ने ये जानकारी दी है। बिल्कुल साकेत, उनकी बीमारी के बारे में अगर फिलहाल कुछ जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, वो पिछले कई सालों से बीमार थे। उनको बहुत तरह की दिक्कतें थी, जिसमें कि हार्ट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम जो जानकारी दी गई है। लेकिन फिलहाल किस वजह से उनकी मौत हुई है, क्योंकि अचानक से ये खबर आई है, वो हॉस्पिटलाइज भी नहीं थे और फिर इस तरह की घटना सामने आई है। तो अब धीरे धीरे ये जानकारी मिलेगी कि आखिर वजह क्या रही उनकी मौत की। लेकिन बीमार वो पिछले कई सालों से थे और इसी वजह से वो सक्रिय राजनीति में भी उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वो अलग थलग थे। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है, आखिर मौत की वजह क्या है? साकेत, मैं रोकूंगा आपको, मैं वापस लूँ आपके पास। इसी बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव नहीं रहे हैं, ये दुखद खबर हमारे सामने, कैसे आप उनको याद करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश ने आज एक समाजवादी आंदोलन के एक बड़े योद्धा को खो दिया है और निसंदेह बिहार के साथ तो उनके रिश्ते बेहद आत्मीय रहे। कई महत्वपूर्ण
उनके जो उनकी जो यात्रा है उसके कई पड़ाव बिहार में रहे, चाहे वो 74 का आंदोलन हो जी, या उसके पहले छात्र आंदोलन की गतिविधियों से लेकर जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये अलग अलग उनकी यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं और काफी गहरे रिश्ते उनके साथ जो भी उनके साथ जुड़े उनके साथ बनते रहे हैं। निसंदेह एक योद्धा को भावभीनी श्रद्धांजलि, लेकिन उनकी कमी लंबे समय तक खलेगी। राजीव जी, संभवतः शायद यादव उन पहले नेता रहे होंगे जो कि 3 अलग अलग राज्यों से सदन तक पहुंचे हैं। एक मजबूत राजनीतिक छवि उनकी रही, नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु उनको कहा जाता है। निजी तौर पर उनके साथ आपके कोई ऐसे संस्मरण जो कि आपके जहन में हमेशा रहेगा? देखिए, मेरे रिश्ते उनके साथ काफी अच्छे थे, इसलिए कि युवा जनता दल के दौर में भी मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ और फिर मेरे इलेक्शन कैंपेन में 90 और 95 दोनों में उन्होंने मीटिंग्स किए हैं। बाद के दिनों में भी जनता दल यूनाइटेड में भी उनके साथ मैं काफी गहरे तौर पर जुड़ा रहा। एक बात जो उनकी काफी अहम है कि वो जो राजनीतिक रिश्ते जो थे वो कहीं ना कहीं आदमी रिश्तों में बदल जाते थे और अनेक ऐसे लोग जो देश में हो सकता है बहुत ही फायदे या नुकसान की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन उनके साथ अगर उनके रिश्ते हैं तो उनके दरवाजे बराबर उनके लिए खुले रहते थे और हम सब कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर बेहद गौरवान्वित खुद को महसूस करते रहे हैं और एक अभिभावक के तौर पर उनको हम लोगों ने महसूस किया है। जी, शुक्रिया राजीव रंजन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। शरद यादव का ना रहना जाहिर तौर पर एक भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का ना रहना है जिसने कि न सिर्फ खुद की राजनीति को ऊपर बढ़ाया बल्कि ऐसे कई लोगों के हाथ पकड़े, उनके गुरु बने जो कि आज खुद राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजिता, उनकी बेटी सुहासिनी शरद यादव के द्वारा, सुभाषिनी यादव के द्वारा साझा किया गया आज से कुछ देर पहले कि पापा नहीं रहे हैं। भारतीय राजनीति में उनका जो कद है इससे कोई अछूता नहीं है। कुछ और बातें जो सामने फिलहाल आ रही हूं? निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ा चेहरा, एक बड़े नेता और न सिर्फ एक राजनेता बल्कि हम कह सकते हैं कि एक उस पीढ़ी के नेता जिस समय राजनीति में युवा ऐसे नेताओं को देखकर आने की प्रेरणा लेते थे, जिसमें एक नाम नीतीश कुमार का है, कहा जाता है राजनीतिक गुरु है वो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जेडीयू को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने का काम किया, न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि एक ऐसा कद्दावर नेता जो सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं बल्कि 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी वो सांसद रहे, उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा चुनाव वो जीत कर आए। एक ऐसे बड़े कद के नेता जो हिंदी पट्टी में, क्योंकि हम बिहार का जिक्र कर रहे हैं, एक लंबा समय, एक लंबा अनुभव उनका बिहार में रहा है। मधेपुरा से 4 बार सांसद वो रहे हैं। तो न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदी पट्टी में हम कह सकते हैं कि जो भी प्रदेश है उनमें एक उस समय के एक वर्चस्व वाले नेता माने जाते थे। न सिर्फ जेडीयू बल्कि अब देखिए, सुभाषिनी यादव से अभी हमारी कुछ देर पहले बात हुई जब उन्होंने इस खबर की पुष्टि की। भावुक थी वो, लंबी बातचीत नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव में अंतिम सांस ली है उनके पिता ने और बीमार चल रहे थे। मुझे याद है कि 4 से 6 महीने पहले जब काफी बीमार थे वो, उस समय राहुल गांधी भी उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे, क्योंकि सुभाषिनी यादव अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस से शुरू किया, चुनाव भी लड़ी वो, तो एक कांग्रेस के साथ भी उनका रिश्ता था। और जिस तरह की वो नेता रहे हैं, राहुल गांधी ने जब उनसे मुलाकात की थी उस दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि उस दौर के नेताओं में बहुत कम नेता बचे हुए हैं जिसमें एक शरद यादव है, जो कहा जाता है एक समाजवादी नेता की तरह, एक ऐसे नेता जो गरीब गुरबे की बात करते हैं और उन नेताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक गार्जियन तुल्य वो रहे हैं अक्रॉस द पार्टी। उनको युवा नेता इंस्पायर करते हैं, उनसे बहुत चीज सीखने की बात करते हैं और आज एक ऐसे युग का अंत हुआ है। जी बिल्कुल रंजिता, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारी सहयोगी रंजिता हों, जेडीयू के तमाम नेता हों, हर कोई शरद यादव को एक ऐसे नेता के तौर पर ही याद कर रहा है। एक ऐसा नेता जिसने कि न सिर्फ खुद को राजनीति में स्थापित किया बल्कि साथ ही साथ कई और नए लोगों को राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो राजनीति में आज खुद अपना कद रखते हैं। ऐसे ही
नेता के तौर पर नीतीश कुमार को भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि शरद यादव नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु हैं। और शरद यादव के बारे में यह भी कहा जाता है कि राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाली छात्र राजनीति से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति तक उन्होंने अपनी अमिट छाप बनाई है। और मध्य प्रदेश रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, बिहार रहा हो, हर राज्य में अपना राजनीतिक परचम भी स्थापित किया। जेडीयू के अध्यक्ष रहे। हालांकि बीच में कुछ राजनीतिक मतभेदों के चलते चीजें अलग अलग हुई। जिस वक्त जेपी आंदोलन देश में रफ्तार पकड़ रहा था, उसी दौरान शरद यादव भी अपनी राजनीतिक पारी को बढ़ावा दे रहे थे। और 1974 में ही पहली बार मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से उन्होंने चुनाव में सफलता पाई। हल्दर किसान के रूप में जेपी द्वारा चुने गए पहले उम्मीदवार भी शरद यादव ही थे। और न सिर्फ राजनीति में बल्कि इसके अलावा पढ़ाई में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई सिविल जो उन्होंने की, उसमें गोल्ड मेडल जीता। मध्य प्रदेश में छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। और उसके बाद हाल ही के कुछ वर्षों को, अगर हालिया वर्षों को छोड़ दें, तो उससे पहले कई दशक ऐसे रहे हैं जिन पर शरद यादव की राजनीतिक अमिट छाप रहेगी। हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, शरद यादव का जाना राजनीति के लिए क्षति इसलिए भी है कि एक बेहतर समाजवादी नेता हमारे बीच में नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि कई लोगों के लिए शरद यादव एक अभिभावक की तरह भी रहे। मुझे लगता है कि शरद यादव जी का इस तरह से 75 साल की उम्र में जाना निश्चित तौर पर भारत की राजनीति में, हालांकि बहुत लंबे समय से वो बीमार थे, लेकिन अगर आप देखिए तो एक समाजवादी नेता के तौर पर एक जेडीयू के भीतर उनकी जो भूमिका रही, अगर आप देखेंगे तो जब पिछली बार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान पूरे भारत में भारत बंद की जो शुरुआत एक तरह से उन्होंने की थी, पूरा एनडीए को जोड़ कर रखा था। एनडीए में एक बड़ी भूमिका में थे, एक सीनियर नेता के तौर पर थे। ये वो नेता थे जब जेडीयू से रिश्ता नीतीश कुमार ने तोड़ा था जी, तब भी मना किया था कि रिश्ता मत तोड़िए, और जब दोबारा रिश्ता जुड़ा तब भी उन्होंने मना किया था कि रिश्ता मत जोड़िए। तो इनकी अपनी बेबाक राय रही है, बहुत ही बेबाकी से ये राजनीति में रहे हैं। जब भी रहे, मधेपुरा से लोकसभा के सांसद भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, और एक लंबी पारी इन्होंने खेली है। लालू के बहुत नजदीकी थे, लालू यादव के, बाद में नीतीश के साथ आ गए। नीतीश के साथ इनकी राजनीतिक पारी इन्होंने आगे बढ़ाई। तो एक समाजवादी पार्टी में समाजवादी नेता के तौर पर और पूरे समाजवाद की राजनीति में एक बड़ी भूमिका में रहे उन्होंने। और एक एनडीए के भीतर जब तक वो थे तब तक भी उनकी एक अपना सम्मान था। केंद्रीय मंत्री रहे थे वाजपेयी सरकार में, अडवाणी वाजपेयी के दौर में उनकी बहुत इज्जत थी। वो उनके साथ बहुत ही क्लोज एसोसिएट भी रहे थे। तो एक निश्चित तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर शरद यादव का जाना एक बड़ी क्षति आप कह सकते हैं भारतीय राजनीति में। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये बातें साझा करने के लिए। तो ये दुखद खबर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने साझा की एक ट्वीट के जरिए, लिखा कि पापा नहीं रहे। और इस ट्वीट के बाद एक बड़ा राजनीतिक तबका ऐसा है, और न सिर्फ राजनीतिक तबका बल्कि आम लोग भी, जो कि शोक संतप्त हैं इस खबर के बाद, इस शरद यादव के ना रहने की सूचना के बाद। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव ने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। और इसी बीच खबर यह भी कि दिल्ली के कंजावला केस में गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में धारा 302 लगाने का निर्देश दिया। गिरफ्तार 6 आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने के निर्देश दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया और आईपीएस अधिकारी शालिनी सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। सूत्र बता रहे हैं कि शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए। गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में वारदात के समय इलाके में मौजूद 3 पीसीआर वैन में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा इलाके के डीसीपी से कानून व्यवस्था पर जवाब मांगा। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 पुलिस पिकेट के पुलिस कर्मियों ने भी इस पूरे मामले पर लापरवाही बरती है।
अंजलि की मौत हादसा नहीं, क्या हत्या है, इस बात को लेकर संशय लगातार बना हुआ है। लेकिन आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद दर्ज कर दिया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश दिया गया कि 302 के तहत केस दर्ज किया जाए और 3 पीसीआर में तैनात पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 2 पुलिस पिकेट के जो कर्मी थे उन्होंने भी इस मामले पर लापरवाही बरती। मकर संक्रांति पर हैदराबाद पुलिस के एक आदेश से हिंदू समाज नाराज है। हैदराबाद पुलिस के एक आदेश पर विवाद खड़ा हो गया। हैदराबाद पुलिस ने मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाने पर बैन लगा दिया। पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि पतंगबाजी से शहर की अशांति और सद्भाव से खतरा है, इसलिए 14 और 15 जनवरी को सार्वजनिक रास्तों और धार्मिक स्थलों के आसपास पतंग उड़ाने पर बैन लगाया गया। बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर भी बैन लगाया गया। मकर संक्रांति दरअसल हिंदुओं का बड़ा त्योहार है और इस दिन जमकर पतंगबाजी की जाती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह आदेश केसीआर सरकार के आदेश पर दिया गया, जबकि मुस्लिम समाज के त्योहारों पर इस तरह का कोई आदेश नहीं आता। तो वहीं रूस ने बखमुट पर तबाही मचाई हुई है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, दिखाते हैं हमको 2 मिनट में वॉर जोन की हर खबर। महाजंग में बखमुट में मची तबाही की ये लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीर है। रूसी आर्मी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के इस इलाके पर हमला कर रही है। रूसी बमबारी में यूक्रेन के पूर्वी इलाके को भारी नुकसान पहुंचा। बखमुट में रूसी आर्मी के ताबड़तोड़ हमले ने मौत और तबाही को नए लेवल पर पहुंचा दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बखमुट और पास के शहर सालेदार के आसपास की तस्वीरों पर कहा कि सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लगभग कोई जीवन नहीं बचा। एक तरफ बखमुट में रूसी आर्मी ताबड़तोड़ वार कर रही है तो खेरसौन में यूक्रेन रूसी सेना पर हमले कर रहा है। तो पलटवार करते हुए रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया और ठिकाने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वार पलटवार के इस महाजंग में रूस युद्ध की नई रणनीति से आगे बढ़ रहा है, जो यूक्रेनी सैनिकों के लिए भारी पड़ रहा है। महाजंग का 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक रूस इस जंग को जीत नहीं सकता। युद्ध में रूस के दर्जनों कर्नल और बड़े अधिकारी मारे गए। अब पुतिन ने अपने टॉप कमांडर को फिर बदल दिया और रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव को युद्ध का जिम्मा सौंप दिया है। इससे पहले पुतिन सुरोविकिन की रणनीति से खुश नहीं रहे और 3 महीने में उन्हें पद से हटा दिया। दरअसल सुरोविकिन ने कमान हाथ में आते ही जंग की रणनीति बदल दी थी। रूस की रणनीति यह है कि महाजंग में यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जाए ताकि जंग ज्यादा दिन तक न चल पाए। एक बार फिर रूस ने MLRS से यूक्रेन पर हमला किया। रूसी हमले से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने बुरी तरह तबाह हुए। उधर रूसी आर्मी लगातार हमलावर है तो यूक्रेन भी पलटवार में पीछे नहीं। यूक्रेन ने भी रूसी ठिकानों पर मोर्टार से हमला बोला, जिसमें रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ रूस महाजंग में युद्ध की रणनीति बदल चुका है, जंग के लिए नए कमांडर की नियुक्ति कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन किसी भी हालत में हथियार डालने को तैयार नहीं। बेलारूस बॉर्डर पर हालात को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बैठक की। बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन की किसी भी हालत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में रूस के सामने हथियार नहीं डालेंगे। वहीं कार और गाड़ियों के क्रेजी फैंस के लिए